हाय एवरीवन। आज हम एफ आर ओल्ड सिलेबस के अंदर नया स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे। डेट इज ES21, ES23 और ES27। ये टॉपिक्स जो है ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है। जैसे कि आप कह सकते हो ES21 जो है वो होल्डिंग एंड सब्सिडरी से रिलेटेड है। ES23 बात करते हैं एसोसिएट के बारे में एंड ES27 बात करते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। आज हम ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपने ऑलरेडी मेरा कंसोलिडेशन वाला पूरा टॉपिक कवर कर लिया, जहां पर मैंने आपको समझाया था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, एक्विजिशन डेट पे गुडविल कैसे निकालते हैं एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। वो सारा चीजों का डिस्कशन मैंने किया था कंसोलिडेशन के अंदर। उसके अलावा भी हमने ये देखा था कि एसोसिएट कब कहा जाता है, कब एसोसिएट का रिलेशनशिप आता है, कब जॉइंट वेंचर का जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये सारा का सारा डिस्कशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, हमने कंसोलिडेशन टॉपिक के अंदर कर लिया। तो यहाँ पर अगर आपने वो टॉपिक नहीं किया अभी तक तो आपको 100% समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं वापस से एक एक चीजों को मैं डिटेल में नहीं समझा सकता आपको, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने ऑलरेडी वो टॉपिक कवर कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं हम ES21, ES23 एंड ES27 के अंदर। सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे ES21 का। ES21 का टॉपिक उठाएंगे। मैंने ऑलरेडी सीट्स आप लोगों को दे दिया, मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिए। तो वहां से आप डाउनलोड करके मेरा सीट्स को या फॉलो करोगे, जिसके अंदर मैंने स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल यानी इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसका मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही मैंने कवर किए यहाँ पर। तो AS21 का स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अभी। स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट ₹20 इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि माइनॉरिटी का स्टेक जो है 40% है एंड जो ए लिमिटेड है उसका कंट्रोलिंग स्टेक है, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है 60%, उसके पास शेयर है और उसने खरीदा कितने में, ₹20 पर शेयर करके खरीदा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। तो नीचे दिया हुआ है 10 लाख शेयर्स है, तो जिसमें आपने 6 लाख शेयर्स आपने क्या किया, परचेज किया। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जब हम स्टार्ट करें, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितना हुआ हमें पता चल जाएगा। 6 लाख शेयर्स हमने खरीदा एंड ₹20 दे के खरीदा, यानी कितना आएगा, 1 करोड़ 20 लाख। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 1 करोड़ 20 लाख का। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट: 10% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है। तो ये सारा डेटा जो दिया हुआ है इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या नेट एसेट था आपका एक्विजिशन डेट पे। ऑन द सेम डे बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट 20% एंड एज एग्रीड बिटवीन बोथ द कंपनीज फिक्स एसेट्स वेर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। यानी फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट होने वाला 10% पे, यानी ये 70 लाख नहीं रहेगा, 70 लाख में से 10% का डेप्रिसिएशन होगा, इन्हें 7 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन होगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा 63 लाख। ये 63 लाख हो गया आपका। एंड इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹60 लाख, यानी ये 45 लाख भी नहीं रहेगा, इसका मार्केट वैल्यू 60 लाख है ना। ऑब्वियसली हम सारा का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जब कंसीडर करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे कितना नेट एसेट्स है, ऑब्वियसली हमारा मार्केट वैल्यू तो हम लेते हैं। तो मार्केट वैल्यू हमने 60 लाख लिया। उसके बाद कैलकुलेट द गुडविल और कैपिटल रिजर्व टू बी रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि यहाँ पर उस दिन डिविडेंड डिक्लेयर भी हुआ है। एक्विजिशन डेट पे जो भी आपको मिलेगा, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो आपको भी मिलेगा। तो एक्विजिशन डेट पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 20% का, तो आपको तो फ्री का है माना जाएगा, क्योंकि ये तो पुराना कमाया हुआ धन से तो मिलेगा। और हम ये मान रहे हैं कि ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम बैलेंस शीट। हम ये माने तो हम करंट एसेट्स वगैरह को कुछ चेंज नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि यहाँ पर 20% का डिविडेंड दिया गया है तो कैश गया है तो इसका करंट एसेट जो वो कम हो जाएगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है फ्रॉम कैश, यानी ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम कैश,
यानी करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट, ये ऑलरेडी एडजस्टेड हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो 20% डिविडेंड दिया गया है, तो आपको भी मिला होगा किस दिन, एक्विजिशन डेट पे। तो डिविडेंड आपको कितना मिला होगा, जबकि इन्होंने 10 लाख शेयर्स पे डिविडेंड जो इन्होंने इशू किया, हम ये निकालेंगे डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ, हम ये निकाल सकते हैं। इन्होंने दिया कितना, 10 लाख शेयर्स और ₹10 ईच पे, 10 लाख शेयर्स और ₹10 ईच, ये टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है। इस पे 20% डिविडेंड दिया गया है ना, जबकि हमारा स्टेक कितना है, ओनली 60%, तो 60% हमें डिविडेंड मिलेगा। यानी फेस वैल्यू पे 20% डिविडेंड दिया गया, ये आपका फेस वैल्यू है, इस पे 20% डिविडेंड दिया गया और इसका 60% हमें मिला। तो 10 लाख यानी 1 करोड़ का 20% कितना होता है, 20 लाख का 60% 12 लाख होगा। कैसे निकल जाता है। तो देखो ना, हमने पैसा लगाया एक्विजिशन डेट पे 1 करोड़ 20 लाख, और रिटर्न में हमारे पास उसी दिन आ गया डिविडेंड के नाम पे 12 लाख। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा तो 1 करोड़ 8 लाख ही लगा, क्योंकि मैंने एक्विजिशन डेट पे 1 करोड़ 20 लाख दिया एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और उसी दिन उन्होंने डिविडेंड के नाम पे मुझे लौटा दिया कितना, 12 लाख। तो मैं तो खुश हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ मेरा तो 1 करोड़ 20 लाख लगा ही नहीं, मेरा लगा कितना एग्जैक्टली 1 करोड़ 8 लाख लगा मेरा। यानी नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा जो लगा, डेट इज 108000000, ये मेरा नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, अब हमें ये जानना है कि नेट एसेट्स कितना आया, तभी तो हम निकालेंगे कि हमारे हक में कितना प्रोपोर्शन नेट एसेट्स। हमने ये तो पता कर लिया कि हमने क्या कॉस्ट दिया, अब हमें ये जानना है कि हमारे हक में कितना एसेट आया, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। और अगर फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व दिखाते थे, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, और अगर घाटा होता है तो हम गुडविल दिखाते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी, तो एसेट सारा लिखेंगे, पहले फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, और लोन्स एंड एडवांसेस। अब अमाउंट लिख देते हैं सबका। 63 लाख था फिक्स एसेट्स, क्योंकि 10% अप्रिशिएट हुआ था, और इन्वेस्टमेंट 60 लाख का, रिवाइज्ड वैल्यू 60 लाख का। करंट एसेट्स का कुछ बोला नहीं, तो हम लोग जो बुक वैल्यू वे ले लेंगे, 68 लाख और 22 लाख। तो ये सारा हमने एसेट्स का वैल्यू डाल दिया। लाइबिलिटीज में डिवेंचर से ट्रेड पेबल से, माइनस डिवेंचर माइनस ट्रेड पेबल, 10 लाख और 55 लाख। तो अब देख सकते हो सारा एसेट्स एंड सारा लाइबिलिटीज हमने लिख दिया। अब इसे हमें पता चल जाएगा कि नेट एसेट्स क्या है। 63 लाख था, 60 लाख था, 68 लाख, 22 लाख, 10 लाख, 55 लाख। तो 63, 60, 123, 123 और 68, 191, 22, 213 -10 -55, 148 lakhs। 148 lakhs हो रहा है। तो यहाँ पर हमने नेट एसेट्स निकाल दिया, नेट एसेट्स ये है, और देयरफॉर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ, क्या नाम था, ई था क्या, ई लिमिटेड, यानी एक्वायरर का कितना रहेगा, 148 लाख का 60%, इसका 60% हो जाएगा 88 लाख 80,000।
88 लाख 80,000 हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1 करोड़ 8 लाख का। तो यानी देखो ना, नेट एसेट्स आपको कम मिला, आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, तो दैट मीन्स गुडविल आ जाएगा ना। देयरफॉर गुडविल 1 सॉरी 108 1 करोड़ 8 लाख माइनस 88 लाख 80,000, 19 लाख 20,000, 19 लाख 20,000 गुडविल आ चुका है। एंड ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग, मैं अपने अकॉर्डिंगली मैं सीरीज कराऊंगा ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी हम। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ ए और बी का। वही प्रेफरेंस शेयर्स भी है, ध्यान रखना, बी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर्स है। एंड पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, डिविडेंड पेएबल है 600 500। ए लिमिटेड परचेज 3/4 इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड। समझ सकते हो 3/4 का मतलब 75%, 3/4 तो 100% का 75% ही होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। आपने परचेज किया 3/4 स्टेक 25% प्रीमियम में, तो टोटल स्टेक कितना है बी लिमिटेड का, देख सकते हो। टोटल स्टेक तो 50 लाख का है, यानी 5,60,000 रुपीज 10 ईच मान लेते हैं। 5,60,000 रुपीज 10 ईच, आपने 75% स्टेक खरीदा है, और एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, ऑब्वियसली ऑन फेस वैल्यू, ऑन फेस वैल्यू पे ही प्रीमियम दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी तो जो आपका 5 लाख शेयर्स है इंटू 75% स्टेक आपने जो खरीदा, ठीक है, एट द रेट 12.5 पर शेयर, क्योंकि 10 प्लस 25% का प्रीमियम, 10 का फेस वैल्यू प्लस 25% प्रीमियम में खरीद रहे हो ना, तो 12.5 हो जाए। 10 प्लस 25% आपका 12.5 होता है, तो 12.5 में आप खरीद रहे हो, यानी 5 लाख का 75%, यानी आप खरीद रहे हो, आपने खरीदा 3,75,000 शेयर्स एट 12.5, यानी आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हुआ है 46,87,500 का कॉस्ट लगा आपका, इतना का कॉस्ट लगा आपका। आगे फिर डिस्कस करते हैं, हमने पता कर लिया कि हमारा कॉस्ट क्या लगा। फिर आगे, फॉलोइंग आर द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स ₹1000 यानी 10 लाख, 1000 यानी 10 लाख आप बोल सकते हो, ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब देखो, आपने प्रीवियस ईयर, आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे इन्वेस्टमेंट किया था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी प्रीवियस ईयर का एंड में। तो जब आपने प्रीवियस ईयर के एंड में, डेट इज बिगिनिंग, करंट का बिगिनिंग ईयर और प्रीवियस ईयर का एंड, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा था 1000, तो ये तो प्री हो गया ना, एक्विजिशन डेट का पैसा है, तो ये प्री हो गया आपका। और आप देख सकते हो बी लिमिटेड का जनरल रिजर्व है 800,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1790,000। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है, जबकि इन्फॉर्मेशन अगर आपको जनरल रिजर्व के मामले में कभी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना दे, तो आप ये समझोगे कि करंट ईयर में कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। हम नहीं कह सकते ऐसा कि ये करंट ईयर में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। तुम ये एज्यूम करेंगे कि जनरल रिजर्व जो है वो पहले से ही है, जनरल रिजर्व आपका पहले से ही है। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन में ये बोलता आपसे कि जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है वो करंट ईयर का है, या ट्रांसफर हुआ है करंट ईयर में कुछ भी प्रोपोर्शनली जो भी है, जबकि जनरल रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जनरल रिजर्व पहले से ही था। अब हमेशा ये एज्यूम करना कि जनरल रिजर्व में अगर कुछ भी ना कहे, आप ये मानना कि वो पहले से ही था। तो जनरल रिजर्व भी आपका प्रीवियस ईयर से ही था, तो जनरल रिजर्व भी आपका क्या माना जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी
जनरल रिजर्व का, ये 800,000 यानी 8 लाख है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्री होगा, पूरा का पूरा प्री होगा। अब ये जो प्री होगा इसके अंदर हम लोग जैसे करते थे, जो आपका मेजोरिटी का स्टेक रहेगा, तो मेजोरिटी का स्टेक जो रहता है वो सीआर पे जाता है, और बाकी जो स्टेक है वो माइनॉरिटी में जाता है। ये 75% जाएगा, ये 25% जाएगा, क्योंकि 75% स्टेक आपने खरीदा है ना। तो 8 लाख का 75%, 6 लाख आपका जाएगा सीआर पे, 2 लाख जाएगा आपका माइनॉरिटी पे। जनरल रिजर्व का हमने बंटवारा कर दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 1790 है, 1790,000, जिसके अंदर बोला कि 1000 जो वो पहले से था, यानी डेट मीन्स करंट ईयर में आपने 790,000 कमाया, यानी इसके अंदर हम कह सकते हैं कुछ प्री है और कुछ पोस्ट है। प्री कितना होगा, 1000 यानी 10 लाख, बाकी रिमेनिंग 7,90,000 जो है पोस्ट होगा। प्री का भी बंटवारा होगा, पोस्ट का भी बंटवारा होगा। तो प्री का कितना होगा, 7,50,000, 2,50,000, और पोस्ट का होगा 7,90,000 का 75%, 592500, 197500। तो हमने यहाँ पर प्री पोस्ट कर दिया, जबकि हमें पता है प्री वाला जाता है कहाँ पर, सीआर पे, ये तो माइनॉरिटी का कि माइनॉरिटी में जाएगा। पोस्ट वाला जाता है आपका पीएल पे और ये आपका माइनॉरिटी का रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने बंटवारा कर दिया, अभी तक हमने बंटवारा कर दिया जनरल रिजर्व का एंड पीएल का बंटवारा कर दिया, जबकि हम सब्सिडरी का बंटवारा करते थे। आपको याद दिला दूं, हम क्या करते थे कौनसो बनाते वक्त, यहाँ पर कौनसो बनाते वक्त हम क्या करते थे कि पेरेंट का तो बैलेंस शीट एज इट इज बन जाता था, बस उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो एडजस्ट होता था सीआर के साथ में, और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएल, यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का हम बंटवारा करते थे बिटवीन प्री, पोस्ट एंड माइनॉरिटी में हम बंटवारा करते थे। ये सारा बंटवारा हम करते थे, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट बनाते थे। तो यहाँ पर जो इन्होंने लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि आप बैलेंस शीट बनाओ, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो मैं बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला इन्होंने, तो इसलिए हम शेयर कैपिटल का यहाँ बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट थोड़े ना बनाना हमें यहाँ पर, ये तो आएगा हार्डली 6 मार्क्स का या कुछ क्वेश्चन आएगा आपका, तो यहाँ पर हमें ये करने का जरूरत नहीं है, हम बस प्री पोस्ट वगैरह ही करेंगे। फिर आगे एक और पॉइंट आपको दिया हुआ है, द डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड a dividend of 10% on equity share capital for the previous and current year। यहाँ पर क्या बोला गया कि डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 10% का। तो हम यहाँ पर भी जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट के साथ ही मुझे जाना पड़ेगा, उनके सॉल्यूशन के साथ, उनका सॉल्यूशन को मैं ओवरराइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट ऑलरेडी डन, ऑलरेडी एडजस्टेड इन बैलेंस शीट। हम ये एज्यूम करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है आपके बैलेंस शीट से, और हम साथ में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जबकि ये माना जा रहा है फॉर द प्रीवियस एंड करेंट ईयर बोला है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी बोला है। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पर मैं एज्यूम करूंगा कि ये एज्यूम, ये डिक्लेयर्ड, जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है फ्रॉम प्री प्रॉफिट्स, पुराने धन से डिक्लेयर हुआ, हम ये एज्यूम करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट भी ऑलरेडी आपका एडजस्ट हो गया है। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमने कंसोलिडेशन में क्लैरिटी के साथ पूरा डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पर इन्होंने छोटा छोटा क्वेश्चन तो फ्रेम कर दिया, पर उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से हमें कुछ कुछ एजम्पशन लेना पड़ रहा है,
ताकि इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन भी हमारा मैच हो जाए और हमें समझ में भी आए बेटर तरीके से। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, मैं दो एजम्पशन कर रहा हूँ। एक तो मैंने एजम्पशन किया ये पुराने धन से दिया हुआ है, और दूसरा मैंने एजम्पशन किया कि वो पुराना धन एडजस्ट भी हो गया है, पुराना धन का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने दो एजम्पशन लेके हमने किया ये काम। तो यहाँ पर हम अगर बात करें जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, जबकि हमें डिविडेंड भी मिला, तो हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड हम ये मानेंगे रिसीव्ड आउट ऑफ प्री प्रॉफिट्स। तो जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है आउट ऑफ प्री प्रॉफिट्स, उसे हम क्या करते हैं, सीआर में एडजस्ट करते हैं, यानी एडजस्टेड फ्रॉम सीआर, दैट इज एडजस्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और सीआर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड आपको कितना मिला, आपको ये चेक करना है। डिविडेंड इन्होंने दिया कितना, 10% डिविडेंड दिया ना अपने कैपिटल पे। तो यहाँ पर 50 लाख है टोटल शेयर कैपिटल, वापस से देख लेता हूँ। हाँ, 50 लाख टोटल शेयर कैपिटल है, इसका 10% डिविडेंड दिया गया, लेकिन हमारे पास तो स्टेक 75% का ही है, तो मैं 75% ही मिला डिविडेंड। 50 लाख का 75%, सॉरी 5 लाख का, 50 लाख का 10% ना, तो ये आएगा 3,75,000 आपको डिविडेंड मिल गया, जो कि हम एडजस्ट करेंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा और स्पेस चाहिएगा मुझे। देयर फॉर नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का नेट कॉस्ट जो है वो क्या लगा वो देखते हैं। फोर थ्री 12500 हमारा नेट कॉस्ट लगा इन्वेस्टमेंट का, और हमने ये बंटवारा कर लिया सारा। अच्छा ठीक है, वो शेयर कैपिटल का भी हमें करना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे गुडविल या कैपिटलिज्म। तो शेयर कैपिटल जो सब्सिडरी का, ये सारे सब्सिडरी का हो रहा है, सब्सिडियरीज शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व एंड पीएल एलोकेशन हो रहा है हमारा बिटवीन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख है ना। तो शेयर कैपिटल तो हमें पता ही प्री होते हैं, 75% और 25%, 37,50,000 जाएगा, 12,50,000 ये सीआर में जाएगा, ये माइनॉरिटी में जाएगा। तो हम नीचे क्या क्या लिखते थे, हम सीआर लिखते थे, माइनॉरिटी लिखते थे, पीए लिखते थे, याद होगा आपको, सीआर माइनॉरिटी और पीए लिखते थे। तो सीआर में क्या क्या आएगा, 6 लाख जनरल रिजर्व वाला, 6 लाख, और पीएल सॉरी, फिर और सीआर में क्या जाएगा, 7,50,000, फिर नेक्स्ट जाएगा 37,50,000। तो सीआर का सारा अमाउंट मैंने लिख दिया, मुझे सारा ही लिखना चाहिए था वैसे, ठीक है। 2 लाख यहाँ पर एक एक करके डालता तो बेटर रहता, 6 लाख 2 लाख डाल दिया, 750 250 यानी 250 माइनॉरिटी में ही जाएगा, और उधर 592500 पीएल में था, 592500 पीएल में था, 197500 माइनॉरिटी, ये सारा डाल दिया, 37,50,000 तो डाल दिया, 12,50,000 माइनॉरिटी में जाएगा।
ये हमने सारा डाला, सीआर माइनॉरिटी पीएल में हमने बंटवारा कर दिया किसका, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का, यानी जनरल रिजर्व और पीएल का हमने बंटवारा कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग क्या होगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो सीआर से एडजस्ट होता है, यानी कितना 431250 है ना, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 431250, तो ये माइनस करने पर अब हम क्लोज कर देंगे, तो ये तो हमारा 592500 ही होगा, 2 लाख प्लस 2.5 लाख 7500 50,000, बोल 897500, फिर ऊपर वाला 6 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 37,50,000 माइनस 431250, ये आपका 787500 आ रहा है। तो हमने ये सारा निकाला, अब हम चेक करते हैं क्या क्या पूछा इन्होंने। कैलकुलेट बोला प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहे हैं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बजाय कैपिटल रिजर्व आ रहा है हमारा। तो कैपिटल रिजर्व आपका है 787500, और क्या पूछा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 1897,500। प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट पूछा ना इन्होंने, हाँ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट हमारा और पोस्ट प्रॉफिट, तो क्रॉस प्रॉफिट तो ऑब्वियसली एक ही है 592500, ये भी आ गया हमारा। प्री प्रॉफिट जो है इसके अंदर शेयर कैपिटल वाला मत लेना, प्री प्रॉफिट जो आएगा आपका वो क्या है आपका, एक तो जनरल रिजर्व हम पकड़ सकते हैं, तो प्री जनरल रिजर्व 6 लाख है और प्री आपका प्रॉफिट 7.5 लाख है। शेयर कैपिटल को हम प्रॉफिट नहीं मानते, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है आपका जो प्री का है वो पहले से 7.5 लाख था एक, और जनरल रिजर्व में 6 लाख था। तेरह लाख 50,000। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा, हमने सारा चीज़ निकाल लिया, तो हमने सारा सॉल्यूशन हमने कर लिया, यहाँ पर बंटवारा सारा कर दिया। बस यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान देना है कि जो सब्सिडरी का आपको दिख रहा होगा प्रेफरेंस शेयर से 10 लाख का, सब्सिडरी का प्रेफरेंस शेयर से 10 लाख का, इसमें हमारा कोई हक नहीं है, ये सब्सिडरी के बाकी अदर शेयर होल्डर्स का हक है। तो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स पे हमारा अगर हक नहीं होगा तो उसे भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे ही डालेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 10 लाख है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2897,500, यानी ये भी आ जाएगा 787500, मैं फिर से लिख देता हूँ, और यहाँ पर आएगा 592500। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हमने माइनॉरिटी का हमने किया था, एक क्वेश्चन हमने जो कंसोलिडेशन टॉपिक हमने जब पढ़ा था तब हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। वहां पर तो क्या था कि मेजोरिटी का भी कुछ स्टेक था, उसके पास भी कुछ था, 14250 सेट्स आई थिंक था, वैसा कुछ क्वेश्चन था, फुटबॉल एंड हॉकी का क्वेश्चन था मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ। तो वहां पर भी क्या हुआ था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स था सब्सिडरी के अंदर उसमें मेजोरिटी का भी कुछ हक था, एंड बाकी अदर देन मेजोरिटी यानी बाहर वालों का भी कुछ हक था। तो जो बाहर वालों का हक था उसको हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर डाल दिया था, जबकि ये लाइबिलिटी तो हम नहीं मानते प्रेफरेंस शेयर्स को, इसलिए इक्विटी मानते, इसलिए माइनॉरिटी के अंदर डाल देते हम इसे। तो आप ध्यान रखना कि अगर सब्सिडरी का कोई प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें आपका कोई हक नहीं है अगर, तो वैसा सिचुएशन में वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर चला जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ध्यान रखना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट होता है पूरा। मैं वापस से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ताकि आपको हैवी ना लगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं इन्होंने, इन्होंने जो पूछा हम उसके अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। हमने क्या किया,
हमें बताया गया कि क्या प्राइस में खरीदा, हमने वो डिटरमाइन किया सबसे पहले। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हुआ 75%, साढ़े 12 रुपया करके हमने खरीदा 75% शेयर, तो हमने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाला। फिर उन्होंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस प्री में क्या था, थाउजेंड था, यानी 10 लाख रुपया पहले से पीएल का बैलेंस था, यानी जो रिमेनिंग 7,90,000 हमने माना वो पोस्ट है। और जनरल रिजर्व में जो 8 लाख रुपए का बैलेंस है वो मान रहे कि पहले से ही था, तो उसको हमने पूरा प्री बना दिया। तो इस तरीके से हमने सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पीएल का हमने बंटवारा कर दिया बिटवीन प्री एंड पोस्ट, माइनॉरिटी के बीच में भी। तो माइनॉरिटी का स्टेक हमने सेपरेटली निकाला और हमारा प्री और पोस्ट प्रॉफिट आ गया हमारा। ध्यान रहे प्री प्रॉफिट के अंदर शेयर कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। आप जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व यानी आप गुडविल निकालोगे तब तो अब सारा चीज लोगे, आप देखोगे क्या नेट एसेट्स है। रीजन, जो नेट एसेट्स होता है डेट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ही तो होता है। यानी अगर मैं बोलूं ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था जहां पर हमने एसेट माइनस लायबिलिटी से नेट एसेट निकाला था, वैसे यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज योर नेट एसेट। आप अगर चाहो तो आप बी लिमिटेड का सारा एसेट्स आप देखोगे 12,500, उसमें से आप लाइबिलिटी माइनस करोगे, प्रेफरेंस माइनस करोगे, तभी भी आपका वही आएगा। यानी नेट एसेट्स का मतलब ही वही होता है कि आपको ये समझना है कि नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ही नेट एसेट्स होता है आपका। तो यहाँ पर हमने बोला शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का नेट एसेट जो है उसमें हमारा क्या हक है प्रोपोर्शनेट, वो हक हमने बंटवारा करके पता किया। हमने जैसे बंटवारा किया, बंटवारा करके हमने पता किया कि क्या हमारा हक है, तो हमें क्या हक मिला एक्विजिशन डेट तक, प्री वाला ही हमारा एक्विजिशन डेट तक का हक है। और एक्विजिशन डेट में हमने क्या पेमेंट किया, जिससे हमने गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाला। फिर उसके बाद प्री प्रॉफिट, हमें जो जनरल रिजर्व में पुराना पैसा था उसमें हमारा हिस्सा, पीएल का पुराना पैसा था उसमें हमारा हिस्सा, डेट इज प्री प्रॉफिट। फ्यूचर में जो कमाया गया उसका हिस्सा, डेट इज पोस्ट प्रॉफिट। और माइनॉरिटी का कितना कितना हिस्सा है टोटल, माइनॉरिटी का प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, माइनॉरिटी का पूरा स्टेक निकाल रहे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जब हमने ये कैपिटल रिजर्व किया तो हमने पूरा ओवरऑल ये देखा कि क्या एसेट्स नेट पे आया और क्या हमने पेमेंट किया। जब माइनॉरिटी का बात है तो हमने बोला कि सब कुछ मिला के शेयर कैपिटल वगैरह सब कुछ मिला के उसको क्या स्टेक देना है, तो इस तरीके से हमने कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी निकाला। लेकिन जब बात प्री प्रॉफिट का आता है तो प्री प्रॉफिट में शेयर कैपिटल नहीं आ सकता, क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, नोट while calculating pre-profits don't include share capital, proportionate share। ये आपको बस ध्यान पे रखना है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। अब हम नया क्वेश्चन एक उठाएंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अभी हम। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 डिले नहीं करते। A Limited had acquired 80% share in the B Limited for rupees 15 lakh. The net assets of B Limited on that day are rupees 22 lakh. तो यहां तक हम समझेंगे। आपने 15 लाख रुपया देखिए 80% स्टेक खरीदा उस दिन जिस दिन उनका नेट एसेट्स था 22 लाख का, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या प्रोपोर्शन हमें मिला, उससे हम गुडविल निकाल सकते हैं या कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो 22 लाख का आपको नेट एसेट्स उस दिन था जिस दिन आपने एक्वायर किया था। आपने तो 80% एक्वायर किया, तो प्रोपोर्शनेटली आपके खाते में आएगा 17.6। तो आपके खाते में 17.6 का नेट एसेट्स का प्रोपोर्शन आया, लेकिन आपने तो पेमेंट किया 15, यानी आपने तो कम पेमेंट किया है, यानी -15। तो आपने पेमेंट कम किया है 2.6, तो ये 2.6 यहाँ पर क्या आएगा, गुडविल नहीं आएगा, यहाँ पर ही कैपिटल रिजर्व आएगा आपका। तो ठीक है, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड जो कि सब्सिडियरी है, 80% आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितने पे, 15 लाख रुपए लगाया आपने। नेट एसेट जो आपने एक्वायर किया वो है 22 लाख का, लेकिन साथ साथ में माइनॉरिटी भी है, कितना, 20%, यानी
4.4 लाख का स्टेक तो माइनॉरिटी का होगा, देयरफॉर हम बोलेंगे कि प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स शेयर ऑफ ई लिमिटेड कितना होगा, 22 माइनस 4.4 यानी 17.6 लाख। देयरफॉर कैपिटल रिजर्व आएगा ना आपका इक्वल इन्वेस्टमेंट क्या किया आपने माइनस प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स कितना मिला आपको, यानी 15 माइनस 17.6। यहाँ पर आप ये मत सुनना कि 15 माइनस 17.6 क्यों लिखा लिखा, ठीक है आप 17 माइनस 15.6 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। जबकि आपको पता है कि आपने कम पैसा दिया है तो इसलिए ये आपका कैपिटल रिजर्व आएगा 2.6 का, तुमने 2.6 का कैपिटल रिजर्व निकाल दिया। तो अगर हम अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करें, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात नहीं कर रहा मैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात कर रहा हूँ। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बैलेंस शीट होगा उसमें हम कैसे प्रेजेंट करोगे इसे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ऐसा आप लिखोगे। जहां पर आप लिखोगे नेट एसेट्स आपको मिला, नेट एसेट्स आपको मिला कितने का, 17.6 का मिला, माइनस करोगे आप कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हम कॉस्ट में दिखाते हैं, 2.6 आपने माइनस कर दिया तो ये 15 आपका प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली ये कॉस्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर हमने इनिशियली ये कॉस्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो अब देख सकते हो हमने 15 दिया और हमारा 15 हमारा दिख रहा है, 17.6 का नेट एसेट्स था और कैपिटल रिजर्व हमारा माइनस 2.6 आ गया और 15 का हमारा बैलेंस शीट में दिखेगा। और आप बोलोगे कि इसका साथ में डबल इफेक्ट, आप कैश दोगे, मान लो आपने कैश का पेमेंट किया तो 15 से आपका कैश कम हो जाएगा, 15 से आपका कैश कम हुआ और इन्वेस्टमेंट आपका 15 से बढ़ गया, तो बैलेंस शीट टैली हो रहा है आपका यहाँ पर। फिर आगे, ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹30 लाख एंड नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल वाज ₹35 लाख। मतलब आप समझो नेट एसेट्स जो है डिस्पोजल के डेट में 35 लाख का हो गया था, यानी फर्दर पैसा कमाया गया है, क्योंकि आपका पहले तक एक्विजिशन डेट में आपका जो है, यहां पर मैं वर्किंग करता हूं एक, नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो था वो था 22 लाख का था ना नेट एसेट्स, लेकिन नेट एसेट्स बाद में ऑन डेट ऑफ सेल 35 लाख हो गया, यानी आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन, यानी पोस्ट प्रॉफिट आप बोल सकते हो, कितना है 13 लाख रुपए आपने कमाया, पोस्ट प्रॉफिट आपने 13 लाख रुपया कमाया, जिसका 80% आपके खाते में जाएगा, 20% माइनॉरिटी में जाएगा। आपका पोस्ट प्रॉफिट है, मेहनत का कमाई, इसलिए पीएल में जाएगा, 20% माइनॉरिटी में जाएगा, तो 13 लाख का 80% 10.4 और इधर 2.6 लाख, ये हमारे लिए काम का 10.4 लाख। अब देखो आप, आपका जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट आपका है, यहाँ पर मैं अलग पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका बैलेंस शीट पूरा है। अब आगे जाके क्या होगा, आपने कमाया ना पैसा, तो पीएल में जाएगा कितना, 10.4, ये प्रॉफिट मानते फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, तो ये जो प्रोपोर्शनेट होगा आपका, प्रोपोर्शनेट जो आपको हक मिला, अभी दिखाओगे यहाँ पर कितना 10.4 दिखाओगे, और साथ में प्रोपोर्शनेटली आपका नेट एसेट्स भी जो है वो 10.4 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो नेट एसेट्स रिवाइज कितना हो जाएगा 17.6 प्लस 10.4 से आपका नेट एसेट्स बढ़ गया ना, आपका 28 हो जाएगा नेट एसेट्स। और मैं आपको याद भी दिला दूं, आज के डेट में जो नेट एसेट्स है वो 35 लाख है ना, जब आपने डिस्पोज किया 35 लाख का 80% यानी 28, तो 28 ही तो आपका नेट एसेट दिख रहा है।
तो 35 लाख का नेट एसेट्स आज के दिन है, जिसका 80% आपका हक है, यानी 28 आपका हक है। तो हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट को बढ़ाया, हमने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया और हमने अपने नेट एसेट्स को बढ़ा दिया। तो इससे हमारा जो है रिवाइज्ड हमारा वैल्यू भी आएगा, ये 2.6 तो एज इट इज रहेगा हमारा माइनस पे, यानी 28 माइनस 2.6, ये 25.4 हो जाएगा। 25.4 हो गया आपका, ये 25.4 है ना आपका नेट एसेट जो है आपका। यहाँ तक समझ में आया हमें यहाँ? ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे हम देखते हैं हमने क्या किया। ये 25.4 का नेट एसेट्स को हमने सोल्ड किया 30 लाख पे, 30 लाख रुपए में हमने बेच डाला, 30 लाख रुपए में हमने बेचा इसे। तो अगर 25.4 का नेट एसेट्स आपका था, आपका यानी कॉस्टिंग देखो ना आप, क्योंकि मैं सिंपल सा समझाता हूँ ना, 15 लाख रुपए आपने इनिशियली लगाया था, 10.4 बाद में कमाया गया, तो 25.4 नेट आ गया। और ये आपने क्या किया, सोल्ड किया ₹30 लाख। मैं थोड़ा सा स्पेस से जनरेट कर रहा हूँ, इसीलिए ये 30 लाख हुआ। देयर फोर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 30 लाख में बेचा 25.4 लाख का इन्वेस्टमेंट जो आपकी बुक्स में दिख रहा था। इन्वेस्टमेंट कितना का फायदा हुआ, 4.6 लाख, इट इज 4,60,000 का आपका फायदा हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई थिंक समझ में आ गया आपको ये चीज। तो वापस अगर आप बोलोगे कि सर इतना लंबा चौड़ा कर दिया, ऐसा करना पड़ेगा क्या? देखो, आप जितना शॉर्टकट कर सकते हो उतना शॉर्टकट करो एग्जाम में, क्योंकि 6 मार्क्स से ज्यादा का आएगा नहीं। मैं एकदम सिंपल शॉर्टकट में अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखो 22 लाख का आपका नेट एसेट था, तो यहाँ पर आप बोलोगे 22 लाख का 80% ही तो आपको मिलेगा, यानी 17.6 आपको मिला, जिसमें से आपने 15 पेमेंट किया, यानी कैपिटल रिजर्व आपका आया 2.6 का, कैपिटल रिजर्व आपका 2.6 का आ गया। अब जबकि आपका कॉस्ट तो 15 ही लगा, कॉस्ट तो आपका कितना लगा, क्या हो रही है, एक सेकेंड, कॉस्ट चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कॉस्ट आपका लगा कितना, 15 लगा आपका कॉस्ट, कॉस्ट तो आपका 15 लाख ही लगा। फिर बाद में ये जो 22 लाख का नेट एसेट्स था, ये कितना हो गया, 35 लाख हो गया, यानी 13 लाख रुपया कमाई हुआ, जिसका 80% कमाई हुआ, यानी आपका 10.4 का कमाई हुआ मेहनत से। ये तो आपने मेहनत से कमाया है, इन्वेस्टमेंट को बेचने पर कमाई नहीं हुआ, ये आपका मेहनत से कमाई हुआ है। यानी टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 25.4 का। आप बोलोगे 15 लाख रुपया तो मैंने कॉस्ट लगाया था इनिशियली, और बाद में 10.4 मैंने मेहनत से कमाया, यानी 25.4 मेरा टोटल कॉस्ट है, और इसको मैंने बेचा कितने में, 30 लाख पे। यानी प्रॉफिट कितना आएगा इन्वेस्टमेंट बेचने पर, 4,60,000। ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे यहाँ पर कि ठीक है ना, आप है ना मुझे एक शॉर्टकट सॉल्यूशन भी लिखा दो ना। ठीक है, शॉर्टकट सॉल्यूशन में मैं लिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट है जो आपने किया, इन्वेस्टमेंट किया आपने 15 लाख का, और प्रोपोर्शनेट नेट एसेट जो आपका आया वो आया कितना, 22 लाख का 80%, यानी 17.6 आया आपका। यानी आपने कैपिटल रिजर्व दिखाया कितना, 2.6 लाख का कैपिटल रिजर्व आपने दिखाया, लेकिन हालांकि आपका कॉस्ट तो कितना लगा, 15 लाख ही लगा, तो इसी में प्रेजेंट होगा आपका। फिर बाद में जो है नेट एसेट है ये चेंज हुआ एक्विजिशन के बाद, चेंज फ्रॉम 22 to 35, यानी पोस्ट प्रॉफिट आपका जो आया वो आया 13 लाख का, 13 लाख का पोस्ट प्रॉफिट आया। तो प्रोपोर्शनेट आपको कितना मिला, 13 लाख इंटू 80%, यानी 10.4, यानी प्लस मेहनत का प्रॉफिट जो आपका आया वो आया 10.4 लाख, यानी 25.4 लाख आपका टोटल कॉस्ट है, और इसको आपने बेचा, सेल किया 30 लाख पे।
तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया 4.6 लाख। बस इतने में भी आप सॉल्यूशन को ख़त्म कर सकते हो, शॉर्टकट है। एग्जाम में तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग दिखाना नहीं, क्योंकि 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको शॉर्टकट वे में ही ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आप मेरे सीट में आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 7 काट देना, क्योंकि वो सेम इस क्वेश्चन नंबर 1 है। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अभी। ए लिमिटेड हैड एक्वायर्ड 80% शेयर, इस बार 25 लाख में खरीदा इसने, और नेट एसेट्स उस दिन कितना था 22 लाख था। तो ये मैं शॉर्टकट में करा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 का हमने बात कर ही लिया। यहाँ पर जो है नेट एसेट्स एक्वायर्ड हुआ है, नेट एसेट्स एक्वायर जो हुआ है वो कितना हुआ है 22 लाख का 80%। 80% हुआ है, यानी ऑब्वियसली 17.6 लाख। कॉस्ट यानी इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है 25 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी इस बार गुडविल आ गया आपका कितना आएगा 7.4 लाख। 7.4 लाख का आपका गुडविल आ गया। अब ध्यान से समझो, कॉस्ट तो आपका कितना लगा, कॉस्ट तो आपका 25 लाख ही लगा है। उसके बाद में क्या हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट को 30 लाख में बेचा, जबकि नेट एसेट्स था 35 लाख रुपए, यानी जो आपका पोस्ट प्रॉफिट है, यानी मेहनत का कमाई, मेहनत का आपने कमाया 35 लाख, 22 लाख जो है वो 35 लाख हो गया, यानी आपका मेहनत का कमाई कितना हुआ 13 लाख, और इसका 80% आपको हक मिला, यानी 10.4 लाख का आपका हक है। यानी देखा जाए तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है आपका, एक तो ये आपने पेमेंट किया, और ये आपका मेहनत का कमाई, यानी अल्टीमेटली ये 35.4 लाख का टोटल कॉस्ट हो गया आपका। इतना आपको मिलना चाहिए, पर आपने बेचा कितना में 30 लाख में बेचा। सेल प्राइस आपका कितना है 30 लाख है, देयर फोर लॉस हुआ आपका ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5.4 लाख का आपका लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया 5.4 लाख का लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अब चलो ठीक है, मैं बैलेंस शीट अप्रोच से भी मैं आपको समझा देता हूँ, बैलेंस शीट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस में समझा देता हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट किया, हम किस पे दिखाते हैं कॉस्ट, नेट एसेट्स का प्रोपोर्शन जो आपको मिला वो मिला आपको 17.6, लेकिन जबकि आपने 25 दिया, तो अब एक्स्ट्रा दिखाओगे किस पे, गुडविल दिखाओगे, आप प्लस करोगे इस बार आप गुडविल कितना 7.4 लाख था ना, 7.4 लाख, यानी आप दिखाओगे 25 लाख पे ऑब्वियसली, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आप कैश भी दिखा दोगे। 25 का कैश आपका कम हो गया, और 25 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। फिर फ्यूचर में कमाई हुआ, जो आपका मेहनत का कमाई हुआ 10.4 आपको प्रोपोर्शन मिला, यानी आपका आ गया कितना 27-28 हो जाएगा आपका, ये तो 7.4 ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा फिर आपका 35.4 लाख का। लेकिन आपने इसको बेचा, सेल किया आपने ₹4.30 लाख, यानी आपका लॉस हो गया ना, 5,50,000 का आपका लॉस हो गया यहाँ पर। और आप चाहो तो डिटेल में प्रेजेंट करना है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रेजेंट किया हुआ ही है, आप ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल वे में हमने यहाँ पर भी निकाली लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया हमारा, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया, 1 हो 7 काट दिया था, 1 हमने कर लिया था। अब पेंडिंग हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पेंडिंग है। ठीक है, हम करेंगे ये वाला भी। एस 21 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। राम लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर इन श्याम लिमिटेड, इट्स सब्सिडियरी, अच्छा श्याम लिमिटेड सब्सिडियरी जिसमें राम लिमिटेड का होल्डिंग है 80% का। शेयर कैपिटल ऑफ श्याम लिमिटेड इज ₹25 लाख एंड रिजर्व बिंग 5 लाख ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 31 मार्च 2012, यानी ओवरऑल 30 लाख का शेयर कैपिटल है, 30 लाख का शेयर कैपिटल है, जिसमें 80% राम का होगा, 24 लाख का नेट एसेट्स राम का होगा, और माइनॉरिटी का नेट एसेट्स होगा 6 लाख का। फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ श्याम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड का आगे जाके क्या रिजल्ट हुआ ये बताया इन्होंने। तो इन्होंने बोला कि अलग अलग पीरियड में आप देख सकते हो, पहले साल आपका पीरियड में नुकसान हुआ 15 लाख का नुकसान हो गया,
फिर नेक्स्ट ईयर पीरियड में आपका नुकसान हो गया 20 लाख का, फिर 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में 30 लाख का नेट एसेट था, 25 लाख और 5 लाख यानी दोनों मिला के 30 लाख का नेट एसेट था। तो 15 लाख का नुकसान होगा तो बच्चे का नेट एसेट्स कितने का, 15 लाख नेटवर्थ यानी नेट एसेट। तो 15 लाख का नुकसान हो गया 30 में से, तो बचा 15 लाख। फिर आगे वापस से 20 लाख का नुकसान हो गया तो नेगेटिव में चला गया 5 लाख। फिर आगे 4 लाख का नुकसान हुआ, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख का नेगेटिव, आप 5 लाख से नेगेटिव 1 लाख पे पहुंच गया, आपका नेगेटिव कम हुआ। फिर आगे 5 लाख का फिर से प्रॉफिट होने पर 4 लाख पॉजिटिव में आ गया। पूछा क्या आपको, कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 2011-12 टू 2015-16 एज पर ES 21। तो यहाँ पर माइनॉरिटी का इंटरेस्ट बोला गया है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी ES 21 हमें क्या कहता है, ES 21 हमें कहता है कि कभी भी आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नेगेटिव नहीं दिखाओगे। अगर मान लो कोई रीजन की वजह से यानी एक्सट्रीम लॉसेस की वजह से माइनॉरिटी का स्टीक अगर नेगेटिव हो जाता है, तो वैसा सिचुएशन में आप क्या करोगे, माइनॉरिटी को आप जीरो रखोगे, आप उसको नेगेटिव नहीं बनाओगे, और उसका प्रोपोर्शनेट जो भी लॉस है माइनॉरिटी का नेगेटिव फिगर, उसको आप एडजस्ट करोगे किसके साथ, पेरेंट के PL के साथ आप एडजस्ट कर दोगे। और जब वापस से माइनॉरिटी का बैलेंस पॉजिटिव होने लगेगा, तो जो पहले आपने एडजस्ट नहीं किया था, आप उसको बाद में एडजस्ट कर देना। लेकिन जो इंड एस है, इंड एस 110 टोटली डिफरेंट बात करता है। वो कहता है कि अगर आप नेगेटिव दिखा रहे हो माइनॉरिटी का, अगर वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव दिखाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ES 21 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, बोलता है कि आप माइनॉरिटी को कभी भी नेगेटिव नहीं दिखाना। तो हम यहाँ पर वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनॉरिटी का हम हर एक सिचुएशन में हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि माइनॉरिटी का स्टेक नेगेटिव यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख शेयर कैपिटल था, हाँ, और रिजर्व था 5 लाख का, यानी 30 लाख था, जिसके अंदर राम लिमिटेड का हक है 24 लाख का 80%, और माइनॉरिटी का हक है 20% यानी 6 लाख का। फिर आगे जाके जैसे हमें पूछा कि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर चलो, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन डिफरेंट डेट्स, या फिर आप ईयर्स कह सकते हो। यहाँ पर हमारा पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं हम पहले, फिर नेक्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और एक लॉस यानी माइनॉरिटी लॉस बॉन्ड बाय राम। कि मैंने बताया था उनका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वैसा सिचुएशन में हम लॉस अगर कुछ होगा तो राम का दिखाएंगे। तो इनिशियली आपका यहाँ पर डेट, जो इनिशियल डेट क्या था, इनिशियल डेट है 31 मार्च 2012, जिस दिन एक्विजिशन डेट था 2012, यानी ये क्या है, एक्विजिशन डेट है। इस दिन माइनॉरिटी का स्टेक था 6 लाख। ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने निकाला था ऑलरेडी ऊपर 30 लाख का 20%, 6 लाख, और यहाँ पर कुछ लॉस वगैरह कुछ बॉन्ड नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट आगे 31 मार्च 2013 को लॉस हुआ, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लॉस ऑफ माइनॉरिटी, 15 लाख का नुकसान हुआ है, इसका 20% माइनॉरिटी का हक में जाएगा, नुकसान यानी 3 लाख रुपए इनका नुकसान होगा। पर यहाँ पर कुछ लॉस अभी तक बॉन्ड नहीं हुआ है, यानी कैरी फॉरवर्ड आपका 3 लाख का बैलेंस रहेगा।
3 लाख का बैलेंस रहेगा, यहाँ तक चलेगा। फिर आगे वापस 20 लाख का नुकसान हो गया 31 मार्च 2014 को, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लॉस ऑफ माइनॉरिटी 20 लाख का 20%, यानी जो 4 लाख का नुकसान हुआ यहाँ पर, यानी नेगेटिव आ गया, 1 लाख का नेगेटिव आ गया ना। लेकिन हम क्या करते थे, हम यहाँ पर 1 लाख रुपया को इसको पॉजिटिव बनाएंगे और ये लॉस को बॉन्ड कौन करेगा, मेजोरिटी, यानी राम बॉन्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑफ ₹1 लाख ऑफ माइनॉरिटी टू बी बॉन्ड बाय राम। तो माइनॉरिटी में देखो 1 लाख पॉजिटिव कर दिया एंड मेजोरिटी में 1 लाख का नेगेटिव कर दिया, तो इस वजह से इनका जीरो आया बैलेंस। फिर आगे वापस 31 मार्च 2015 का अगर हम बात करें, उस दिन प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट हुआ फिर से देख लेते हैं, 4 लाख का 20%, यानी 80,000 पॉजिटिव में रहेगा। तो ये इस 80,000 का बैलेंस आपका रहेगा इनका। लेकिन प्रीवियस लॉस आपका क्या होगा, एडजस्ट होगा। प्रीवियस लॉस जो आपका 1 लाख उन्होंने भरा था ना, तो ये 80,000 फिलहाल के लिए लॉस एडजस्ट हो जाएगा और इनका 80,000 हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि 1 लाख था उनका, तो 80,000 हमने फिलहाल के लिए एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर से ये जीरो आ गया। अगेन 31 मार्च 2016 को 5 लाख कमाया गया, तो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट 5 लाख का 20%, यानी 1 लाख रुपया इसके खाते में जाएगा, यानी इनका खाता 1 लाख हो गया और माइनस हो जाएगा इधर प्रीवियस लॉस एडजस्टमेंट। कितना, 80,000 तो हो चुका था, 1 लाख टोटल था, अब 20,000 और करने से हो जाएगा। तो 20,000 यहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ पर 20,000 आपका पॉजिटिव चला जाएगा। तो अल्टीमेटली इनका बैलेंस जो है वो कितना रहेगा, ये बैलेंस रहेगा 31 मार्च 2016 को 80,000 का। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लाख पहले नेगेटिव है, फिर 80,000 पॉजिटिव, फिर 20,000 पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया, नील हो गया। तो अल्टीमेटली 80,000 इनका बैलेंस रहेगा। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 30,000 इनिशियली नेटवर्थ था, फिर 15 लाख का लॉस, 30 लाख नेटवर्थ था, 15 लाख का नुकसान हो तो बचा 15 लाख, फिर 20 लाख का नुकसान हो तो नेगेटिव 5 लाख में चला गया, फिर फर्दर 2 सालों में 9 लाख कमाया, तो नेट में आपका लास्ट में बैलेंस था 4 लाख का। तो 4 लाख का नेट बैलेंस था, तो जिसका 20% माइनॉरिटी को मिलेगा, यानी 4 लाख का 20% कितना, 80,000 ही तो माइनॉरिटी को मिलेगा। तो वही 80,000 आपका आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लास्ट में वेरीफाई करके चेक करोगे कि 80,000 आना चाहिए, पहले ही पता चल जाए आपको। आपको ये देखना एंड में नेटवर्थ कितना बचा, 4 लाख एंड में नेटवर्थ बचा सब कुछ होने के बाद। तो 4 लाख का 20% यानी 80,000 रुपया जो है वो माइनॉरिटी का बैलेंस एंड में आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो डेट मीन्स परफेक्टली फाइन है आपका सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म होता है। फिर बचा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं, तो फिर ES21 हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। A Limited purchased 40% stake of B Limited for ₹12 per share. After 2 years, A Limited decided to purchase another 40% in B Limited. B Limited has 1 crore equity shares of ₹10 each as fully paid up shares. आप देख सकते हो 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स था 10 रुपए का, और आपने पहले 40% स्टेक खरीद लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। A लिमिटेड परचेज 40% स्टेक ऑफ B लिमिटेड फॉर ₹12 पर शेयर, यानी आपने 40% स्टेक खरीदा है 12 रुपीज पर शेयर पेमेंट करके। आफ्टर 2 years A लिमिटेड डिसाइडेड टू परचेज अनदर 40% शेयर इन B लिमिटेड
यानी टोटल कितना हो गया, पहले 40 खरीदा हुआ था और 40 आपने खरीद लिया 2 साल के बाद। बी लिमिटेड हैज 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एज फुली पेड अप शेयर्स। तो यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रीवियस जो था इन्वेस्टमेंट 40% जो था वो उसका कॉस्ट क्या पड़ा, 1 करोड़, 1 करोड़ था ना, 1 करोड़ इंटू 10, ये आपका टोटल फेस वैल्यू था। इसका 40% आपने खरीदा। अच्छा क्यों लिखना है फेस वैल्यू, 1 करोड़ शेयर्स, इसका 40% शेयर्स आपने खरीदा एट ₹12, यानी 1 करोड़ का 40% यानी 40 लाख आपने खरीदा इंटू 12, यानी 4 करोड़ 80 लाख में आपने खरीदा, यानी 4 करोड़ 80 लाख रुपीस आपका कॉस्ट पड़ा प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का। फिर अभी वापस से आपने 2 साल के बाद और 40% स्टेक खरीदा as fully paid up said the purchase deal was finalized on the following terms. Purchase price per share to be calculated on the basis of average profit of last 3 years capitalized at 7.5%. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स है 35, 65 एंड 89 लाख, यानी पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया 35, 65 और 89 लाख, जिसका एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। सिंपल एवरेज करेंगे हम यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आपको निकालना है और उस पे हम 7.5% से कैपिटलाइज करके बिजनेस का वैल्यू निकालेंगे, उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे 40% स्टेक का। तो 35, 45, 50, 65 इधर का 30 का गैप है एंड उधर 24 का गैप है। तो 30, 24 का गैप है तो ठीक है, 6 का एक्स्ट्रा गैप है। 6 का एक्स्ट्रा गैप किधर है, लेफ्ट साइड में। तो 65 में 6 का डिवाइड बाई 3 तो 2 आएगा, 65 माइनस यानी 63 लैक्स आपका आने वाला है। तो यहाँ पर 63 लाख आपका आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 35 प्लस 65 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 3, 63 आएगा। 35 प्लस 65 प्लस 89 डिवाइडेड 3, हाँ 63 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट है। तो ये एवरेज प्रॉफिट जो 63 लाख है इसको हम 7.5% से कैपिटलाइज करेंगे, यानी 840, 63, हाँ 63 डिवाइडेड 7.5%, 840, यानी 840 लाख आपका बिजनेस का वैल्यू हुआ। आगे करंट जो इन्वेस्टमेंट है आपका, फर्दर जो 40% आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे कि हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 35 प्लस 65 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 3, यानी 63 लाख है एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन रेट है 7.5%, देयरफॉर बिजनेस वैल्यू 63 बाई 7.5% यानी 840 लाख। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फर्दर 40% इन्वेस्टमेंट क्या देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी के बेसिस में डिटरमाइन हो रहा है ना, 840 लाख का 40% यानी 3 करोड़ 36 लाख। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो अभी तक हमने निकाल लिया। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट ये था, करंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट आपका ये है यहाँ पर। अब आगे हम पढ़ते हैं टोटल एसेट्स। अब ये तो हमने जो निकाला ये मैं बता दूं, ये ओनली टू डिटरमाइन, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ओनली टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि परचेज प्राइस पर से निकालने के लिए तो आपको ये डेटा दिया है कि इस तरीके से परचेज प्राइस निकालोगे। तो हमें पता चल गया कि हमने 3 करोड़ 36 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया है वापस से, और हमें एसेट्स कितना मिला, 11 करोड़ 50 लाख का एसेट्स है बी लिमिटेड का। एसेट्स जो अप्रिसिएट होगा 40 लाख से, यानी ओवरऑल ये हो जाए 11 करोड़ 90 लाख, क्योंकि 40 लाख से अप्रिसिएट हो रहा है। of the external trade payables for rupees 2 crore 50 lakh, one trade payable to whom rupees 10 lakh was due has expired and nothing is to be paid, यानी ओवरऑल लाइबिलिटी कितना है, 2 करोड़ 40 लाख का है। आप देख सकते हो 11 करोड़ 90 लाख का आपका एसेट है
और 2 करोड़ 40 लाख का आपका लाइबिलिटी है, तो देयर फॉर नेट एसेट्स क्या होगा, 11 करोड़ 90 लाख माइनस 2 करोड़ 40 लाख, यानी 9 करोड़ 50 लाख। 9 करोड़ 50 लाख का आपका नेट एसेट्स है। बी लिमिटेड विल डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 15%। तो यहाँ पर जो बी लिमिटेड डिक्लेयर कर रहा है डिविडेंड 15% का, ठीक है। तो 9 करोड़ 50 लाख का नेट एसेट्स है हमारा। नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ फर्दर 40% एक्विजिशन, हमने निकाला 11 करोड़ 90 लाख माइनस 2 करोड़ 40 लाख, 9 करोड़ 50 लाख, ये हमारा नेट एसेट्स आया। अब आगे बी लिमिटेड डिक्लेयर करेगा डिविडेंड 15%। हम यहाँ पर फिर से एजम्पशन करेंगे, ऑप्शन नहीं हमारे पास, हम फिर से एजम्पशन ये करेंगे, एज्यूम्ड अकाउंटिंग मेड एंड कैश ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम ₹9 करोड़ 50 लाख नेट एसेट्स। ये हमारा फिर से एजम्पशन है। हमारा एजम्पशन ये कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ इसका जो भी खर्चा है वो नेट एसेट से ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है। रीजन वही सेम कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा एजम्पशन करते हुए सॉल्यूशन किया है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है। देखो कहीं कहीं यहाँ पर AS21 में ऑप्शन नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं कहीं पर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इन्फॉर्मेशन लिमिटेड दिया है एंड हम चाहेंगे कि हमारा आंसर भी मैच करे उनके साथ। तो यहाँ पर हमने फिर से एजम्पशन ये लिया कि इसका अकाउंटिंग हो चुका है और इसका कैश से एडजस्टमेंट हो चुका ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देखो डिविडेंड जो 15% मिला है, पहले वाला 40% तो प्रीवियस है, वो आपका मतलब वो पोस्ट ही माना जाएगा पहले वाले का, पर अभी वापस आपने जो 40% स्टेक लिया है उसके लिए तो डिविडेंड फ्री का है। यानी कहने का मतलब मेरा पहले से जो 40% का इन्वेस्टमेंट था और अभी का नया 40% मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन दोनों में मुझे डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जो पहले वाला मुझे इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिलेगा वो तो मैं बोलूंगा पोस्ट प्रॉफिट है, तो उसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जो करंट वाला मुझे मिलेगा, करंट वाला को मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि मेरा फ्री का है डिविडेंड, इसको मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करूंगा। यानी ये वाला जो है इसमें से क्या होगा, माइनस होगा डिविडेंड एट द रेट 15%, एज्यूम कि हमने रिसीव्ड हुआ, तो कितना मिलेगा हमें, फेस वैल्यू पे मिलते हैं। 1 करोड़ था सर, 10 लाख, 1 करोड़ नहीं, आपका तो 40 लाख ही है ना, चलो 1 करोड़ इंटू 10, ये आपका आ गया। इस पे 15% डिविडेंड दिया गया है, ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू पे 15% दिया गया है और आपको इस पे तो 40% का ही हक मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 10 करोड़ का 15%, 15 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़ का 15%, 150 लाख, इसका 40% मिलेगा आपको, यानी 60 लाख आपको डिविडेंड मिलेगा। स्पेस क्रिएट करेंगे फिर से। यहाँ पर आपका जो नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना हुआ, 336, यानी 274 ही होता, 336 माइनस 60, 276 होता, 276 लाख आपका नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये वो, और प्लस हम करेंगे प्रीवियस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारा था, जबकि प्रीवियस का भी कोई डेटा नहीं दिया हुआ, तुमने प्रीवियस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा ले लिया, 480 लाख है हमारा।
यानी 7 करोड़ 56 756 लाख का हमारा क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट है। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 7 करोड़ 56 लाख का है। अब यहाँ पर देखो नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 9 करोड़ 50 लाख है, तो हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर जो होगा ऑफ नेट एसेट वो तो हमारे 80% ही होगा, क्योंकि 40 पहले खरीदा था 40% और अभी 40% हमने खरीदा, तो यानी 950 लाख का 80% ही तो हमारा होगा, क्योंकि 950 लाख तो टोटल है, इसका 80% यानी 760 लाख ही तो आपका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 756 लाख, और शेयर ऑफ नेट एसेट है 760 लाख, क्योंकि बाकी तो माइनॉरिटी का है, यानी आपका कैपिटल रिजर्व आ रहा है कितने का, 4 लाख का। तो यही हमारा आंसर है, कैपिटल रिजर्व हमने निकाल दिया। पूछा भी ये मैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व बताऊं, तो मैंने कैपिटल रिजर्व यहाँ पर बता दिया, हमने 4 लाख रुपीज़ का हमारा कैपिटल रिजर्व हो रहा है यहाँ पर। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस 40% का इन्वेस्टमेंट का हमने वैल्यू डिटरमाइन किया, फिर हमने करंट इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले तो हमने ये डिटरमाइन किया कि क्या कॉस्ट लग रहा है हमारा, हमें पता चला कि 840 लाख का वैल्यूएशन हुआ, उसका 40% 336 लाख का हमारा कॉस्ट लग रहा है, जबकि जो डिविडेंड हमें मिल रहा है वो डिविडेंड हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट किया, डिविडेंड को हमने इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट किया, करंट 40% वाला डिविडेंड, क्योंकि हम ये माने करंट जो इन्वेस्टमेंट में हमें जो डिविडेंड मिल रहा है वो फ्री का मिल रहा है, पुराने वाले का हमने एडजस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ 40% पार्ट का ही हमने डिविडेंड का एडजस्टमेंट किया। तो 60 लाख का डिविडेंड एडजस्टमेंट किया तो हमें पता चला नेट कॉस्ट पहले वाला ये लग रहा है, ये करंट हो गया, और प्रीवियस वाला जो नेट कॉस्ट है ये करंट है और ये प्रीवियस है, करंट और प्रीवियस दोनों मिला के आपका टोटल कॉस्ट आपका ये पड़ रहा है, और आपका नेट एसेट जो आया, नेट एसेट जो है वो टोटल है 9 करोड़ 50 लाख का, लेकिन आपको तो 80% ही मिला हक, क्योंकि बाकी 20% तो किसका है, माइनॉरिटी का है ना, रेस्ट 20% इन्वेस्टमेंट सॉरी नेट एसेट डेट इज कितना आएगा 190 लाख इज फॉर माइनॉरिटी, इसलिए जो 760 लाख का हमें नेट एसेट्स का शेयर मिला और हमारा इन्वेस्टमेंट है 756 लाख का, तो 4 लाख का हमने कैपिटल रिजर्व निकाल लिया। तो AS 21 हमने एंटायरली खत्म कर लिया।